तो अगर टीचर तुमको मार रहा है, तुमको टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें दो चीज होता है तुमको महसूस हो जाएगा। अपन शांति दिमाग से सोचो कि टीचर हमको टॉर्चर कर रहा है कि हमारा भला चाह रहा है, उत्तर मिल जाएगा जवाब। ठीक, टीचर दो तरह का होता है, एक टॉर्चरो करने वाला होता है, एक तुम्हारे भले के लिए भी तुमको पीटने वाला, बेइज्जत करने वाला होता है। तुम देखो किस वे में वो बोल रहा है, पता चल जाएगा, खुद से ढूंढो उसको। खैर, सारी बातों को हम खत्म करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। और जो आपकी डिमांड है वो क्लास के बाद होता है। हाँ, क्या किताब? ये तो माने कि युद्ध लड़े तोरा जाना है, बंदूक हम चेक करे ले कि न ले है। अपना इतना भी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ तो अपन जिम्मेवारी रखो। पढ़ाई चल रहा है, अपन किताब लेके आओ, अंडरलाइन करो, अलग सब्जेक्टिव थोड़ी लिखाते रहेंगे। अब वो तो करवाइए दे रहे हैं, वो नहीं करेगा तब। अब तुम लोग का एक चेक हो गया है, टेस्ट वाला, वो में रखल है, लास्ट में ना होगा तो याद दिला देना। चलो, क्लास हम लोग को लेट से शुरू हुआ है तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। आज कल तो इसे क्लास डिस्टर्ब हो गया था, तीज होल था। आज हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था के चैप्टर नंबर, अर्थव्यवस्था देखो फिर आज शुरू में हो रहा है जी, इतिहास के चैप्टर 5, नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसके लेक्चर 2 को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें टॉपिक है हमारा मुख्य रूप से भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, और दूसरा टॉपिक रहेगा औद्योगिकरण के क्या परिणाम हुए। बस खत्म। तीसरा में हम लोग इसको पूरा खत्म करेंगे मंडे को। हाँ चलिए, हाँ सब है। देखिए अब ध्यान करें, आज फिर गड़बड़ हो लो, शांति रहो, पानी नहीं का पिए पड़ेगा हो। ये सर जी पानी ला के दीजिए ना, काहे साफ हो जाए आवाज। देखिए जैसा जो रहा उसी ने बुद्धि हुआ है। देखो यहाँ पे लाइन से हम लोग पढ़ेंगे खाली फैक्ट्रियों के स्थापना, मुख्य रूप से भारत में, ठीक। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन कुछ जो है बार बार पूछता है तो उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। सबसे पहले देखो, कल जो हम क्लास खत्म किए थे तो हम उसमें बताए थे कि औद्योगिकरण आने के कारण यहाँ के कुटीर उद्योगों पर इसका कुप्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े फैक्ट्रियों के सामने, उद्योगों के सामने भारत के जो कुटीर उद्योग है वो नहीं टिक पाए। और जो थोड़ा बहुत टिक गए थे तो अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे नियम लगाए कि वो बंद हो गया, मजबूरन कर दिया कि वो सबके अपन टैक्स फ्री, हमने के टैक्स, या कर दिया कि वो सबके टैक्स कम, हम लोग के टैक्स ज्यादा। इस तरह के कई सारी ऐसे नियम लाए जानबूझ करके, ताकि यहाँ के उद्योग जो है वो क्या हो जाए, बंद पड़ जाए। तो बंद तो पड़ा था, लेकिन बंद पड़ने के साथ साथ खुल भी रहा था, दोनों चीजें हो रही थी। वही हम आज देखेंगे। देखो, औद्योगिक उत्पादन से भारत में जो कुटीर उद्योग हैं वो तो बंद हो गए, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलने लगा। यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण तुमको कौन रहेगा, वस्त्र उद्योग ही, ठीक। बाकी के भी उद्योग बाद में खुले हैं, लेकिन पहले यहाँ पे वस्त्र उद्योग को ही हम लोग लेंगे, वही महत्वपूर्ण था, ठीक। और इसमें फैक्ट्रिया में देशी या विदेशी दोनों तरह के पूंजी लगा करके खोला गया है, यानी भारत के व्यापारी भी पूंजी लगा करके खोल रहे थे और विदेशी भी, तो दोनों तरह के फैक्ट्री यहाँ पे खुल रहा था, ठीक। और इससे यहाँ पे कारखानों को बढ़ावा मिल रहा था। तो एक तरफ कुटीर उद्योग बंद हो रहे थे तो दूसरी तरफ भारत में बड़े बड़े उद्योग खुल भी रहे थे, जिसमें अंग्रेज भी खोलने वाले थे और भारतीय भी थे जो इन्होंने खोला था बड़ा बड़ा उद्योग। तो हम लोग वो बड़े को देखेंगे। कुप्रभाव छोटे पर पड़ा है, कुटीर उद्योगों को बंद कर दिया गया, या समझो कि कुछ ऐसे नियम लगा दिए गए कि बंद करना पड़ गया, महंगा पड़ गया था, बंद कर दिया, नुकसान में जा रहा था। समझ गए? हिल गया पूरा। देखो तो थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, ठीक से करिएगा। बैटरिया चार्ज हो गया, अब सही सही निकलता हूँ। देखिए, कारखाना के स्थापना की शुरुआत अगर देखो तो शुरुआत हुई है इसकी तुमको पश्चिम बंगाल से, या बंगाल कहो जो कहो, क्योंकि उस टाइम पे तो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। हम बात कब का कर रहे हैं, 1830-34 का। इस टाइम पे तो बंटवारा नहीं था, तो बंगाल कह लो, वहीं पे हुआ था। वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर।
अब जोड़ है, अब माने कि पूरा हम वंशावली ऐसा नहीं से सवाल करता ना है। कई सारे शब्दों को हम पढ़े हैं अलग से जाके कि इसका मतलब क्या होता है, क्या कि हमारा डाउट है कि पूछ देगा, लेकिन कितनों पूछेंगे तो कहीं ना कहीं घुसाइए देता है। तो देखिए द्वारका नाथ टैगोर ने यहाँ पे 1830-40 के दशक में 6 वो यहाँ पे कंपनी लगाए थे बंगाल में, अलग अलग चीजों की। अब कुछ की लिस्ट है, कपड़ा के होगा, लोहा के हो सकता है। अब देखो, अब इस सवाल तो इस तरह से पूछता है ना कि मतलब एकदम अंदर जाइए, जो कि एग्जाम के दृष्टि से नहीं रहता है। आज जिस तरह के तो नहीं सवाल करता है, तुम्हारे पास फोन है, ऑनलाइन क्लास में देखना तो कितना बड़ा से बड़ा टीचर है, इतना गहराई में सवाल के जवाब देता है। कौन कौन फैक्ट्री है वो बताओ। हाँ यही पूछ रहा है। कोई बात ना, सवाल करना लाजमी है और होगा भी उछाओ, लेकिन कई सारे तो ऐसे डाटा है जो तुमको मिलेगा भी नहीं, कहीं गहराई में किताब में मिलेगा। अब कौन किताब में मिलेगा हम जान रहे हैं, इतना तो हम भी नहीं पढ़े हुए हैं। पढ़े रहते तो तुमको यहाँ मैट्रिक में पढ़ाते हैं कि यूपीएससी पढ़ाते हैं। तो देखो वहां पढ़े तो नहीं, हमको कंफ्यूजन हो गया था, हम ठीक से नहीं पढ़े। हमको ये वहां लिखा हुआ है, हम पढ़े। हम ये भी बताएं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। फिर हम वहाँ जिन्ना को पढ़े, तो हम जिन्ना को समझ ले इसी कि जिन्ना तो उसके बाद में था, तो जिन्ना के गुरु गांधी जी रहे होंगे। लेकिन जब तू बोला तो हम उस लाइन को फिर से पढ़े, तो देखे कि वो पार में कुछ कहते उसको, वहाँ पे लिखा हुआ है परमादर्शी ऐसे करके, यानी कि एक तरह से सजेशन, ये सब रास्ता कुछ उसके बारे में नॉलेज देने का काम किया है। तो माना जाता है जिन्ना को भी, पूर्णता नहीं है लेकिन माना जाता है। मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले, एग्जाम में भी तुमको वही आएगा। तो खैर अब ये 6 जो तू पूछ रहा है, तो फिलहाल अब ये 6 कौन कौन है ये हम नहीं बता सकते हैं। कोशिश करेंगे ढूंढने के कि शायद मिल जाए, मिल जाएगा तो बताएंगे। हमको क्या पता था कि वो 6 तो पूछेगा कि हम पढ़ के आए, अब तक तो कोई ना पूछा था। खैर पूछ रहा था, बढ़िया कर रहे हैं, हम अंदर गहराई में जा रहे हैं। मेरे लिए वो फायदेमंद है, तुम भले भूल जाओगे, हमको वो बार बार याद करना पड़ता है कि अगलो बैच में पूछ सकता है। इसी में तुमको एक नाम आएगा घनश्याम दास बिरला, और उनका कंपनी का नाम है बिरला ब्रदर्स। हमको लगा कि चट्टन पूछेगा कि बिरला ब्रदर्स कौन कौन है, हम जाके उसको पढ़े, उसमें हम तुमको बताएंगे। तो जहां लगा कि हमको कि यहाँ पूछ सकता है तो हम देखे। अब यहाँ ध्यान नहीं था कि तू यहाँ पूछेगा, क्या क्या ध्यान में रखेंगे। हाँ वही वो कंपनी जो है, तो उसके बारे में हम बताएंगे जब वो नाम आएगा। तो रुको, अब देखिए यहाँ से तुमको पहला शुरू पुटिया वाला बताओ, फिर क्लास ज्यादा जाएगा। देखो यहाँ पे सूती कपड़े का मिल के शुरुआत, ऐसे तुमको जाओगे तो बंगाल में भी हुआ था, लेकिन वहां इस चैप्टर में तुमको उसका वर्णन नहीं है, सीधे वर्णन होता है मुंबई से। सबसे पहले सूती कपड़ा के मिल 1851 में मुंबई में लगाया गया था, महाराष्ट्र में। अरे मान लो जैसे ही लगा है, हम बोले ना कि सूती कपड़ा के मिल आओ पहले भी लगा है, बंगाल में भी लगा है। ये 8th क्लास के जो पुराना किताब था ना, उसमें तुमको मिलेगा, पढ़ाए थे। हाँ अब NCERT हो गया है, वो वाला बदल गया, तो उसमें था वो, लेकिन वो फेल हो गया था, असफल था। फिर 1851 में मुंबई में सूती कपड़ा के मिल लगा, और ये भी तुमको असफल हुआ, यानी नहीं चल पाया, बंद हो गया। तो पहला बार लगा, देखो वो भी नहीं वर्णन, चलवे नहीं किया, तो उसका नाम कहाँ बताए ना कि हमेशा इतिहास विजेताओं का लिखाता है, शुरुआत के लिए लिखा हुआ है। अब उस सब गहराई की चीजें कौन किया, कहाँ, मुंबई में कहाँ किया था, ये भी सवाल है। लेकिन तुमको अभी एग्जाम के दृष्टि से चलना है, ये ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, हो सकता है आगे क्लास में तुमको मिले, लेकिन इस क्लास में तुमको उसकी आवश्यकता नहीं है। और तुमको दिया गया सिलेबस, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो तुम पूछ रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी बात तब है जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। जो एग्जाम में है, जो सिलेबस में हो वो नहीं है, थोड़ा अगला जानना है। पहले ये वाला लेवल तो कंप्लीट कर लो, कुछ चीजें समय के बाद पढ़ना है। कई सारा ऐसा चीज है जो नीचे वाला क्लास में कम पढ़े थे, आगे ज्यादा पढ़ना है। जो यहाँ पर है 12th में इतने थोड़े पढ़ना है, 12th में वो बड़ा किया जाएगा। अब 12th वाला तो पूछेगा कि हमारे 10th में बताइए, तो 12th का अपना सिलेबस है। अब 8 वाला पूछेगा कि यहाँ बताइए, तो यहाँ पे तो छोटा नाम आएगा, पीछे तो आपको बताया गया है। अब आप करें कि हमको बताइए, तो पूरा वो चैप्टर है, वो चैप्टर कैसे हम बता सकते हैं। हमको तो एक दायरा में रहना, तो फिर सिलेबस कहाँ चला जाएगा, पीछे तक। अब सिलेबस पूरा नहीं किए तो दोनों काम हम कैसे करेंगे, माने कि 8, 9, 10, 11, 12 सब एक के साल में हम कैसे खत्म करेंगे, सबके सिलेबस है। तो कुछ चीजों के लिए आप धैर्य बनाइए, आगे पढ़िए, आगे मिलेगा। और कुछ चीज खुद से कीजिए,
जैसे ये सवाल तुम्हारे पास आया कि कौन होगा, बढ़िया सवाल है, आपके पास गूगल है, एआई है, फोन उपलब्ध है, कुछ अपना भी तो जानकारी निकालिए, इंटरेस्ट जगाइए, सब मास्टर के कंधे पर नहीं छोड़िए। हमारे पापा सिखाते हैं, सिखाए हैं कि देखो सब कुछ तुमको टीचर नहीं सिखा सकता है, कितनों कर लेवे, हर चीज वो नहीं सिखाएगा, कुछ चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। स्वयं कीजिए, स्व अध्याय कीजिए, कुछ खोज खुद कीजिए, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहिए। मान लीजिए पूरे तरह से हम पे डिपेंड है, कोचिंग किसी कारणवश बंद हो गया, तो यहाँ पे तो आपको उस तरह के पढ़ाई का लत लग गया है और दूसरे जगह वो सुविधा ना मिले, तब क्या करिएगा? अगर आप अपने पे डिपेंड है, कुछ सवालों को जब आप खुद ढूंढते हैं तो कहीं जाइए, आप तो अपना सवाल ढूंढते ही रहेगा, आप वो ढूंढे फिर हमको दिखाइए, दिखाइएगा तो हम बताएंगे कि तू सही ढूंढा कि गलत ढूंढा, जो ढूंढा है वो ठीक है कि नहीं है, फिर ढूंढने आपको आ जाएगा, फिर तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जा रहे हैं अपने टीचर के पास पूछने। अच्छा ठीक, टॉपिक से डाइवर्ट कौन कर रहा है? हम पहले ही कहें कि टाइम कम है, मैं थोड़ा सर खींचे, तनी टाइम लगाओ, पेशेंस रखो, और तू वही पे है। पहला चीज का याद रखना है, चट्टा बीच में सूर तोड़ देता है। पहला चीज, सूती वस्त्र का सर्वप्रथम स्थापना जो है, इसका इंडस्ट्री लगा था 1851 में मुंबई में, लेकिन यह सफल था। तो तुमको पूछेगा सफल होला, तो सफल लगा तुमको 1854 में मुंबई में ही। लगाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कवास जी नानाजी दाभर। कवास जी नानाजी दाभर। देखो 1854 में एक पारसी व्यापारी का नाम लिया है, विकास जी। विकास जी रे बेटो, देखो ने, तो ये कवास जी नानाजी क्या थे? पारसी थे। अलग अलग धर्म होता है, तो ये पारसी धर्म के थे, ठीक। और इन्होंने ही मुंबई में 1854 में सूती कपड़ा के फैक्ट्री लगाया, और वो फैक्ट्री चल पड़ा, वो कारखाना, वो उद्योग चल पड़ा। जो कल तुम लोग पूछा था कि उद्योग में और फैक्ट्री में क्या अंतर होता है, तो लगभग हम तुमको सही बता दिए थे। उद्योग को हम बड़े क्षेत्र में उपयोग करते हैं और फैक्ट्री को हम लोग छोटे रूप में। अरे तो उद्योगवा के अंग्रेजी में इंडस्ट्री कहल जाही। इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में इतने के फर्क है, इंडस्ट्री का क्षेत्र बड़ा होता है और फैक्ट्री का जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। ऐसे बताए थे ना रे, ये छोटा छोटा ही है फैक्ट्री। तो देखो, अच्छा हम क्या बोले, फिर देखो बहस कर रहा है। हम बोलने से पहले क्या बोले कि लगभग लगभग तुमको हम क्या बताए थे? सही, हम यही ना बताए थे कि तीनों है, तो ये किसी एक ही व्यक्ति का है, तो ये इंडस्ट्री है। बताओ क्षेत्र बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो कहाँ हम गलती बताए थे? हम ही नहीं बताए कि एक इतना बड़ा है ये भी इंडस्ट्री हो सकता है, ये नहीं बोले थे। ऐसे तो बता दिए थे कि छोटका जो ही फैक्ट्री है सब एक के वो कहे। तो देखो, तो बड़ा क्षेत्र नहीं बना, बना कि नहीं बना? एकदम दूर दूर के चाहिए सके। आए किसको बेकार हम टॉपिक भी बता दिए, सब भुलाया था, फिर छेड़ा बोल। हाँ हाँ नहीं जी, तोड़ तो छोटा तोड़ एगो अलग है, छोटा तोड़ एगो अलग है, तो फैक्ट्री एक ही जगह हो गया था का? एगो के थोड़े है, किसी एक का ना होना चाहिए। अरे हो, मान लो एगो ये फैक्ट्री खोल ले, एगो हम फैक्ट्री खोल ले, तो ओकर अलग फैक्ट्री हमर अलग है, तो एक कैसे हुआ? हाँ, वो पूरा हमर हो जाए तो बड़ा क्षेत्र में हो गया, तो हमर हो गया। अब चलो इधर देखो, हाँ टाटा इंडस्ट्रीज भी है और टाटा के फैक्ट्री भी है, अलग अलग। अब लोहा के फैक्ट्री है, ट्रक बनाने की फैक्ट्री है, अब पूरा वो कौची है? इंडस्ट्री है। नमक बनाने की फैक्ट्री है, समझ गया? अब बढ़िया एग्जाम्पल दिया। अब देखो यहाँ अगला चीज, तब पहला शुरुआत कब हुआ? 1854, अंडरलाइन रख लो भाई। सूती कपड़ा का प्रथम जो उद्योग लगा मुंबई में 1854 में सफल होला, और सफल होला 1851 में। सफल होला कौन लगाया है? कवास जी नानाजी दाभर, जो कि एक पारसी थे, ठीक। उसके बाद 1854 से 80 के बीच अब एक का एक लगने लगा, और यहाँ इतने वर्षों के बीच में कितना कारखाना लग गया? 30 गो, और इसमें से 30 में से 13 गो कौन लगाया था? पारसी। सब पारसियों का बहुत बड़ा योगदान है भारत में, ठीक ना। हाँ, जैसे रतन टाटा जी थे, अब नहीं है, दुर्भाग्यवश कि उनका कोई अपना उत्तराधिकारी भी नहीं रहा। अब जो भी हो, अब क्या होता है वो कंपनी के आने वाला समय में देखो।
जब तक रतन टाटा जी थे तब तक बेहतर था। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो 13 पारसियों का था। उसके बाद 1869 में, ये अंडरलाइन कर लेना, स्वेज नहर कब खोला गया? तो स्वेज नहर खोला गया था 1869 में। हाँ देखो, हम लोग को जो ब्रिटेन से बोला आता था ना, तो ऐसे घूम के जाना पड़ता था, तो तिरछे वो नहर बना दिया। हाँ, जिससे, हाँ, ये सब सागर से होते हुए एक नहर बना दिया, जिससे कि इंग्लैंड और मैं कई सारा देश का योगदान है, अकेले कोई एगो थोड़े बना सकता है। अरे आदमी तो नक्शा ही सब तैयार करके, एक आदमी नहर बना सकता है जी। अब पैसा कौन लगाया? अब वो आर्किटेक्ट यहाँ तोरा वो पढ़ना है कि कौन तो स्वेज नहर, खाली तुमको बस इतना ही रखना है कि स्वेज नहर के जो स्थापना ये जो खुला, कब खुला है? 1869 में। बस तुम्हारे लिए एग्जाम में इतने जरूरी है, बाकी है गूगल कर लीजिए, आगे क्लास की इंतजार कीजिए, IAS में जब आएगा UPSC BPSC लेवल के तब पढ़िएगा। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब देखिए इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड और भारत की दूरी जो है, इंग्लैंड और भारत की दूरी जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। जो ऐसे घूम के जाना पड़ता था तिरछे निकल गया। ठीक, अब देखा दूरी पूछा कि कितने किलोमीटर कम हुआ। ठीक, अब ये दूरी कम हुआ। अब ये दूरी कम होने से क्या हुआ कि इंग्लैंड से ज्यादा मात्रा में यहाँ पे वस्तु निर्यात आयात होने लगा, यानी यहाँ से कच्चा माल ज्यादा जाने लगा और वहां से तैयार माल ज्यादा आने लगा, क्योंकि समय, पैसा और दूरी सब कम हो गया था। तो इस वजह से अब ऑप्शन में भारतीय कंपनी के पास, उद्योग के पास कंपटीशन बढ़ गया, क्या कि सब अब ज्यादा मात्रा में यहाँ ला रहा है और उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी टिका। और देखो 1880 से 95 के बीच में यहाँ पे 39 को खुल गया, पीछे नहीं गया, उद्योग आगे में बढ़ा। कुटीर उद्योग के काम खत्म है, लेकिन बड़े बड़े उद्योग आगे की ओर विकसित हो रहे थे। स्वेज नहर खुलने के बाद भी इंग्लैंड से भारी मात्रा में कपड़ा, ये सब जो भी वस्तु है वो यहाँ पहुंचाने के बाद भी यहाँ पे कंपनी कहाँ पहुंच गया? 30 से 39 के बीच, यानी 9 गो और नया खुला। यही नहीं रुका, आगे देखिए 1895 से 1914 के बीच और सूती मिल खुला और 39 से सीधे कहाँ भागा? 144 पर। तो टाटा कंपनी जो खुला था उस सूती वस्त्र था, और यहाँ पे तुमको लिखा हुआ है सूती मिल, एक चीज। दूसरा चीज यहाँ 144 से, तो 144 के नाम बताए कि कौन कौन खुला है। 1895 से 1914 के बीच में 144 हो गया है, तो उसमें वो भी शामिल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इतने सारे फैक्ट्री खुले, यानी कि स्वेज नहर से आयात तो इंग्लैंड से बढ़ा, यानी वहां से ज्यादा मात्रा में वस्तु तो आ रहा था, लेकिन फिर भी भारत में नए नए फैक्ट्रियों की स्थापना हो रही थी, नए नए इंडस्ट्रीज लग रहे थे। और यहाँ पे भारत में सूती धागा के निर्यात यानी मंगाने का काम चीन से होने लगा था, यानी यहाँ से पूर्ति नहीं हो रहा था, तो हम सूती कहाँ से मंगा रहे थे? चीन से। इतना फैक्ट्री यहाँ पे खुल गया था। उसके बाद सूती कपड़ा के मामले में इतना ही है। अब आइए हम लोग यहाँ पे जूट के बारे में, तो ये लाइन आप लोगों को याद रखना है, MVVI है। जूट मिल सबसे पहले कलकत्ता में यानी पश्चिम बंगाल में खोला गया, उस टाइम पे बंगाल कह लो, वहां पे खोला गया है। कब? 1917 में। ठीक, खोलने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? हुकुमचंद। तो हुकुमचंद ने बंगाल में 1917 में पहला जूट मिल की स्थापना किए। बंगाल का कौन सा शहर? कलकत्ता में। शहर भी दे सकता है, राज्य भी दे सकता है। तो ऐसे तो पता है कि कलकत्ता कहाँ है, याद करने की तो जरूरत है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ आ गया बिरला ब्रदर्स। बिरला ब्रदर्स में और गांधी जी में बहुत बढ़िया संबंध भी रहा है, समझ गया। सब इन्हें अज्ञा आंदोलन के दौरान भी इन्होंने मदद की थी गांधी जी की। ठीक, अब देखो तो 1918 में बिरला ब्रदर्स द्वारा एक लिमिटेड कंपनी खोला गया। अब जब हम ये लिख रहे थे तो हमको लगा कि इसे चुट्टन 2 सवाल पूछेगा। ब्रदर्स मतलब एक उससे ज्यादा भाई, अगर चुट्टा पूछ दिया कि कौन कौन हले तो हम फंस जाएंगे। फिर लगा कि पूछ सकता है कि लिमिटेड कंपनी क्या होता है, 2 को पूछ सकता है, तो इसलिए हम उन दोनों के बारे में पढ़े अलग से। तो देखो बिरला ब्रदर्स के बारे में बता रहे हैं। बिरला ब्रदर्स में 4 गो भाई थे। एक का नाम है घनश्याम दास, जिसका तस्वीर तुम्हारे बुक में है, जो सबसे नामी व्यापारी थे। ठीक, उसके बाद एक भाई थे इनको रामकृष्ण बिरला, एक का नाम था रतनलाल बिरला, एक का नाम था मोहन कुछ, राम मोहन कुछ ऐसे करके।
तो 4 ये इनके भाई थे, इन्होंने ही ये इंडस्ट्री शुरू की थी, इसीलिए नाम क्या रखे, बिरला ब्रदर्स। जिसे कैसे था, गैसलर ब्रदर्स, 2 भाई, वैसे ये 4 भाई थे। अभी तुमको एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, कहीं शायद ही पढ़ने के लिए मिलेगा। अब हम बता दिए, हमको डाउट था, हम देखे बता दिए। अब एक सवाल तुमको आ सकता था दिमाग में, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में होता है कि हम जितना इन्वेस्ट किए हैं, मान लो ये कंपनी है, तो इसमें कंपनी में ये भी होता है कि कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, कई सारे लोग मिलकर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं। फिल्म में देखा होगा, जैसे इसका फिल्म आया विजय के, वो कौन फिल्म है जरा में 3 गो भैया रहता है, वारिस, तो ओकरा में रहता ना है कि ये भाई के इतना शेयर है, ये भाई के इतना शेयर है, ये भाई के इतना शेयर है, इसे करके। या कर देखा होगा अल्लू अर्जुन के सन ऑफ सत्यमूर्ति, शेयर की बात होता है ओकरा में। अब शेयर का होता है वो अलग चीज है, ठीक। उसमें समझो सीधा बात कि मान लो ये कंपनी है, ये कोचिंग एक कंपनी है, इसमें हमने लगाया 10,000, इसने भी लगाया 10,000। तो जब एक कंपनी घाटा में जाएगी तो मुझको वो 10,000 ही नुकसान होगा, मेरा घरे से 1 रुपया नहीं जाएगा। तो उस तरह के कंपनी को हम क्या कहते हैं, लिमिटेड कंपनी। आज जरा घरों से देवा जाए वो लिमिटेड कंपनी में नहीं आता है। हाँ, लिमिटेड कंपनी में आप जितना इन्वेस्ट किए हैं उतना ही में आपको नुकसान होगा, वही बेच बाच जो करके आप उसकी पूर्ति कर दीजिएगा। आए नहीं रे, जैसे मान लो हम यहाँ 10,000 लगाए हुए हैं, तो अभी मान लो हम घर से 1 भी रुपया नहीं लगा रहे हैं, तो 10,000 लगाए हुए हैं, तो जो इन्वेस्ट कर दिए वही मेरा नुकसान होगा। मान लो हम घरे अपन 1 लाख रुपया रखे हुए हैं, तो वो 1 लाख हमको यहाँ अब नहीं घुसाना है। अब यहाँ पे मान लो हम 50,000 के कर्ज में है, ठीक, तो 50,000 कर्ज है, तो ये सब बेच बाच के हम 50,000 अपन क्या कर दिए, कर्जा चुका दिए। घर से 1 रुपया लगा तो क्या हो गया, लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी में जो व्यक्ति होता है वो जितना इन्वेस्ट करता है उसको उतना ही नुकसान होता है, घर से उसका 1 रुपया फिर नुकसान नहीं होता है। तो उस तरह के कंपनी खोले। एक चीज और किए थे, यहाँ पे इन्होंने जूट कंपनी भी खोला है, बिरला ने, ऐसे तो हुकुमचंद ने भी खोला ही है, इन्होंने भी जूट कंपनी को लगाया, बिरला ब्रदर्स ने। उसके बाद 1920 में ग्वालियर, अब हमको एक और आया दिमाग में, सब पूछ देगा छोटा कि ग्वालियर कहाँ है, कई सारे सवाल आते रहते हैं, लेकिन कितनों रहेगा तो हम एक लिमिट तक ना सोचेंगे। अब तू कौन पूछेगा, अब पूछेगा हुकुमचंद कहाँ के थे, इनका पापा का क्या नाम था। अरे तो सवाल तो सब है, लेकिन क्या वो सवाल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, ये देखना है, ठीक। हम पूछ देंगे कि बताओ रे हमारे परदादा का क्या नाम था, सवाल तो है, लेकिन क्या ये सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस के अंदर में रह करके काम किया कीजिए। तो देखिए ग्वालियर तुमको मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे जियाजी राव नाम के एक व्यक्ति ने सूती कारखाना लगाए थे, कब, 1920 में। अब ये सब सवाल अभी नहीं पूछा है, नया नया पूछता है तो पूछ देगा कि 1920 में ग्वालियर में किसने सूती कारखाना लगाया था, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग ये सब याद रखे नया वाला। आ रहे हैं हम, देखो फिर एक स्टेशन आगे चला है, अभी हम इज्जे हैं, टिस्को भी पहुंच गया, टिस्को टॉपिक भी अभी आए हैं, आने दे, सब बताते हैं। अब देखिए उसके बाद हम अभी बताए कि बिरला ब्रदर्स में 4 भाई थे, उनमें सबसे नामी जो हुए कौन थे, घनश्याम दास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के उद्योग को, फैक्ट्री को एक तरह से कहो कि बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने अपना लगाया सो लगाया, अंग्रेजी इंडस्ट्री से भी फैक्ट्री खरीद लिया। हाँ देखो यहाँ दिया हुआ है, घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजी कंपनियों से कई सारे चालू कारखाने खरीदे, फैक्ट्री खरीद लिए। जैसे मान लो टाटा के कहा, तो टाटा में तुमको एक इंडस्ट्री है, उसमें जो तुमको फैक्ट्री है नमक बनाने वाला, तो हम खरीद लिए कि नमक वाला हमको दे दीजिए। नैनो बना रहा है तो नैनो वाला फैक्ट्री हम खरीद लिए, एक काम कीजिए नैनो हमको दे दीजिए, बाकी इंडस्ट्री है नैनो हमको दे दीजिए। तो उस तरह से जैसे है ना कि हम ऐसे समझो हुआ कि मान लो यहाँ पे हम 8, 9 से 6 से पढ़ा रहे हैं, 6 से मान लो हम यूपीएससी लेवल तक पढ़ा रहे हैं, अब नीचे वाला में हमको नहीं हैंडल हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम किसी दूसरे से वो क्लास का कर दिए, बेच दीजिए कि लीजिए यहाँ से आप संभालिए, इस 6 से 9, 10 तक आप संभालिए, ओकर ऊपर हम अपन रखेंगे। तो एक ही हिस्सा बेचे हैं अलग अलग, ठीक। तो इस तरह के चीज, या कंपटीशन वाला बेच दिए, बीपीएससी वाला बेच दिए, तो उस तरह के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जितने भी अंग्रेजी कंपनी थे बड़े बड़े, उनसे कई सारे कारखाने खरीदे। जैसे कि देखो एंडविल नाम का, जब इसको हम सर्च किए, बाबुआ रे सुनो, इसको सर्च किए तो इसको में तो एआई भी फेल हो गया। वो कह रहा है कि संभवतः एंडविल नाम के कोई कंपनी होगा,
जब गूगल पर सर्च किए तो एआई के पूरा आता ना है फीचर। तो अब इसका जवाब उस मतलब पूरा वो नेट रिसर्च कर लिया, सर्च कर लिया, वो ये बता रहा है कि 10वां के इतिहास के पाठ्य पुस्तक में इसका वर्णन है, इतना खोज लिया वो, लेकिन ये नहीं बता पाया कि एंडविल जो है वो कहाँ है, मतलब ये क्या था, कंपनी था कि कोई व्यक्ति था, क्या था। वो कहा कि संभवतः एक कंपनी रहा होगा। अब वो सवाल तो हमारे से पूछेगा, जेकरा पास इतना किताब के ज्ञान है वो नहीं बता पाया, हम कहाँ से बताएंगे, हम तो लिमिटेड में है। तो कुछ सवाल लिमिटेड है। ऐसे यहाँ पे तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि कंपनी है, क्योंकि यहाँ देखो कहा है, अंग्रेजी कंपनियों से कारखाना खरीदा गया था, जैसे कि ये कंपनी है और इससे एक कारखाना खरीदा गया जिसका नाम था केशव राव कॉटन मिल। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत एक फैक्ट्री था छोटा सा, सुनो, हाँ, अब जो भी नाम रहे, अब यहाँ पे एंडविल नाम के कंपनी है, इस कंपनी का एक फैक्ट्री था जिसका नाम था केशव राव कॉटन मिल। उसको घनश्याम दास ने क्या किए, खरीद लिए। ये चालू था ही ना कि बंद पड़ल था, चल रहा था, उसको खरीद लिए। वैसे ही मार्टिन नाम के एक कंपनी है और इसका चीनी के कारखाना था, उसको क्या कर लिए थे, खरीद रहे थे। ये दोनों चालू कारखाना था, यानी काम चल, जैसे हमने के बेटा चीनी फैक्ट्री है, क्या हो गया, बंद पड़ गया, तो किसी व्यापारी ने खरीद के उसको शुरू किया, वो एक हो गया। और मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो किसी ने खरीद के वहां पे चालू किया, और एक है कि नहीं चल रहा है वो, और उसी में खरीद लिया कि बेच दो हमरा से, तो ये चलता हुआ कारखाना खरीदे थे, समझ गए। आगे देखिए, तुम जो पूछ रहा था टिस्को, टिस्को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद कर लो टिस्को का स्थापना कब हुआ था, 1907 में। किसने किया था, जमशेदजी टाटा ने। उन्हीं के वंशज थे रतन जी टाटा। अब पोता हो या फिर परपोता, एक से आगे न होंगे, क्योंकि 1907 से इतना मिलो तो 100 साल के अंतर है, ठीक। 100 साल उधर आए इन्हें ले लो तो वही कितना होगा, 6-5 चल रहा है ना, वही 118 साल के आसपास, ठीक। 118 साल में खूब आए होंगे तो 3 जनरेशन आया होगा, तो पोता या परपोता होंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे कि वो कौन थे, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि टिस्को, जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने, उस टाइम के बिहार, क्योंकि बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, वो तो 2000 के बाद हुआ है, 2000 में। तो यहाँ पे उस टाइम के बिहार मान लो, तो बिहार में या कहो आज के झारखंड में एक जगह था जिसका नाम था साक्षी, वहां पे फैक्ट्री लगाई थी। क्लियर हुआ। 1907 में जमशेद जी टाटा नाम के व्यक्ति ने उस समय के बिहार और आज के झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर एक फैक्ट्री लगाए जिसका नाम है शॉर्ट में टिस्को। पूरा नाम लीजिएगा तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नदी पूछ रहा है, नदी हम पढ़े थे 8 में, लेकिन फिलहाल अभी हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं है ना, दूसरा नदी, छोटा नदी है, कोई बड़ा नदी नहीं है, छोटा सा नदी है। ये सवाल जो है, हाँ यहाँ पे मेरी गलती है, क्योंकि ये 8 में हम पढ़ाए हुए हैं लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा नदी था। नहीं, नदी नहीं पूछेगा, देखो तुम्हारे जो चैप्टर में है वही पूछेगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक। हाँ, भारतीय भवन में ज्यादा रहता है, लेकिन तुम उठा के देखो क्वेश्चन बैंक, क्या भारतीय भवन में जो ज्यादा दे लो कभी पूछा है, उसका किताब ये है तो वो यहीं से पूछेगा। किताब ये, हम तुमको मान लो पढ़ाएं, ये आप पूछ देंगे कुछ और है, पढ़ा दिए तुमको टिस्को के बारे में, पूछेंगे जियो कंपनी रिलायंस के बारे में, जो पढ़ाएं वही पूछेंगे। तो जो किताब चला रहा है वहीं से सवाल करता है, ठीक। आगे देखिए, कौन सा नदी है, स्वर्ण, हाँ वही सही बोल रहा है, स्वर्ण रेखा नदी जो है उसी के किनारे है। आगे देखिए, 1910 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने एक चीज और किया, उन्होंने, ये भी सवाल तुमको पूछा है, अंडरलाइन अपन कर लेना, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाए। कहाँ, अब किताब में ही नहीं है लेकिन हम अपना तरफ से लिख दिए, महाराष्ट्र में। आए, अब वही समझो, इससे क्या था। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है, पानी से विद्युत उत्पादन करने के लिए इन्होंने जो भी डैम वगैरह जो समझना है वो बनाए, ठीक। 1910 में, अब ठीक, जिससे वहां के मुंबई के कारखानों में बिजली की सप्लाई होती थी। तो तुम्हारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट 2 चीज है, बस यही। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कब लगाया गया था, 1910 में। किसने लगाया था, जमशेद टाटा ने। ये भी नहीं पूछेगा तुमको, ये हम अपने तरफ से दिए हैं,
ताज होटल इन करे है, यही बनाए हैं। ये सब जानते हैं दिक्कत कहाँ है, इस सबके पढ़ाया जा रहा है 12th के बुक से ना, ताज होटल 8वां क्लास में हम कहाँ पढ़ाए हैं? ताज होटल के बारे में हाँ, हमको तो 3-4 बार पढ़ाए, हमारा नहीं याद है। हाँ 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 शायद हमरा याद आ रहा है। हाँ हाँ, तो उसी के बदले के लिए वो खोले थे। हाँ, तो वहाँ पे वो जो ताज होटल है, मुंबई का सबसे बड़ा होटल या भारत में सबसे बड़ा होटल जो माना जाता है, उसका स्थापना भी जमशेदजी टाटा के हैं। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम से नहीं है, नॉलेज के लिए ठीक है, एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, अब तुम गूगल करोगे तो यहाँ पे तो बुक में आपको 7 है, लेकिन स्टील प्लांट कई सारे हैं। लेकिन हमको कितना देखना है, यही, उसमें भी आप देखना तुम लोगों को ये नहीं होगा। तो अपना तरफ से जितना हो रहा है हम तुमको गहराई में जा रहे हैं, आप कितना खखोरे उतने ना जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, और बेसिक भी, मतलब दोनों तरह के मिला के अंदर भी देंगे। और अब अंदर हम तब जाएंगे जब हम देखेंगे कि नहीं ये ऊपर वाला पूरा ले रहा है, तब ना हम अंदर घुसेंगे। हम यहाँ जब सुनना शुरू कर रहे हैं तब मेन जो क्वेश्चन है वही याद नहीं है, तो हम कैसे अंदर घुसे? ये सब तुम पूछो, सब हमको करने में मजा आएगा। कब? जब हम सवाल किया तो फटाफट जवाब देगा, तब तू जवाब नहीं दे रहा है, घुस रहा है अंदर। पहले जो एग्जाम लगे उसको क्लियर करो और उसके बाद अंदर घुसो, समझा? और ऊपरे क्लियर नहीं अंदर जा रहा है तो पहले ट्रेनिंग ले ले, फिर युद्ध में उतर। देखिए कौन कौन है। अब इस सब के तू स्थापना पूछेगा, तो स्थापना वो पूछता नहीं तो हम क्यों याद करें और क्यों तुम। अब इसमें कौन कौन सवाल बन सकता है, टिस्को के आधार पर लो तो इसका स्थापना कौन किया, कहाँ किया, कब किया, 3 सवाल तो बनेगा। लेकिन एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना देखना है, ये सब पूछा गया है कि इंडियन आयरन स्टील कंपनी कहाँ है। तो याद रखना है कि बर्नपुर में है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कई बार राज्य पूछ देता है। उसके बाद टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। विश्वेश्वरैया ये पूछा गया है, या फिर आपको ये भूगोल में भी सब आएगा। ये कहाँ है? भद्रावती में। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक। ठीक, राउरकेला स्टील राउरकेला में है। ये सब के तो नमवे में आंसर है कि कहाँ है, लेकिन राज्य याद रखना पड़ेगा। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में कहाँ? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ? दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील बोकारो में कहाँ है? झारखंड में। अब ये आपको इतना ही याद रखना है, इससे बाहर अगर एग्जाम में पूछे तो आप हमको आके बोलिए। हम तो मुख्य रूप से एग्जाम के दृष्टि से न पढ़ाएंगे, अब प्लस में एक्स्ट्रा देंगे। तो एक्स्ट्रा तो तुमको हम दे रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा में तुमको दे दिए जो लगा कि जानना जरूरी है, देते चले गए। यही चीजें आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद करेगी, वहां भी ये सब सवाल पूछा जाता है। राज्य भी पूछ लेगा या ये भी पूछ लेगा कोई, तो यहाँ से याद रखिए। बड़ा टाइम लेती सकी, बाप रे भुका दी थे तूने हमरा। मेहरारू तीज न कले रही तो हमने हमरा लिए लेके कहीं तो कैल ही होते। मने मने तो एक बार ऐले होते कि हमरो पति रहित तीज करते, हो गए। कहा जाता है इंसान को सहारा और समझदार को इशारा काफी होता है। सहारा मिलल है। आगे देखिए, कोयला उद्योग के बात करो। देखो ये भी पूछेगा। अब ये डेट को लेकर के हमको कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन आपको यहाँ बुक में जो है पहला बार कोयला उद्योग की शुरुआत कहाँ हुआ था? रानीगंज। अब हम पीछे भूगोल में पढ़ाए हुए हैं कि रानीगंज के ज्यादातर हिस्सा बंगाल में है, बिहार में है, और कुछ हिस्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन मुख्य रूप से इसको माना जाता है पश्चिम बंगाल में। हम कुछ बिहार बोल दिए हैं, बिहार बोले हैं। रानीगंज के कुछ हिस्सा जो है वो झारखंड में पड़ता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनता है। देखो बोल रहे हैं पड़ता है जो बोले 2 दिन से हमारा अरे पिया अंदर गेले बोली कहाँ से बोले भुका तो दे ऐसा। समझो फिर से एक बार, रानीगंज के कुछ हिस्सा तुमको झारखंड में जाता है और कुछ हिस्सा तुमको पश्चिम बंगाल में जाता है। लेकिन मुख्य रूप से मानते हैं कि रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जो कि कोयला उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। समझ गए? तो यहीं से कोयला के शुरुआत हुआ, कोयला उद्योग के सबसे पहले यही। ठीक, उसके बाद ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी या फिर भूगोल पढ़िएगा वहां भी।
भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में हुआ था। मुंबई से लेकर ठाणे 16 अप्रैल 1853 था। हाँ, जो वायसराय था, अभी सब यहाँ नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन आगे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और का ठीक ठीक, हाँ जी, उमें भले हमने के फायदा हो गया है। तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ट्रेनवा का नाम लगता है कि ब्लैक ब्यूटी, ऐसे कुछ करके नाम था। हाँ, नाम बढ़िया है होकर, ऐसी कुछ है, अब जो है लेकिन ऐसी है, अब याद नहीं है। ठीक, दूरी लगता है कि 34 किलोमीटर है। बार बार हिल जाएगा रहा है, कैसे देखो तो हिल गया। चलो आगे देखो, 1850-60 के बाद यहाँ पे, अब देखो इसको आने से क्या हुआ, उद्योगों का विस्तार होना शुरू हो गया था। उसके बाद 1850-60 के बाद यहाँ पे बगीचा लगाना शुरू हुआ, यानी बगीचा उद्योग मान लो, जेकरा में थोड़ा चाय के खेती, नील के खेती, कॉफी, रबर, पटसन, इस सब के खेती होने लगा और इस सबसे संबंधित मिल लगने लगा। पटसन न जाना है, सन जाना है, सन न जाना है। घर में चापा कल होलू है। हाँ, तब मिस्त्री जी कुछ मंगलथुन ने सोना रंग के एगो एकदम सोना नियर चमकीला रहा है, जेका से रस्सी बनावल जाए। आए चाहे पोताई करे लगे दिवाली के दिन में ले ले होवे, तो में तो खैर नायलॉन ही सब बोला भी रहता है। जो चापा कल जिसके घर में बोरिंग हुआ है, बिना वो रस्सी को हेवे नहीं किया है। नारियल की रस्सी से तो सीढ़िया बनता है। हाँ हाँ, उजला उजला चमकीला रहता ना है, वही। इसके बारे में हम लोग कृषि में जब आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक, आए एक से कपड़ा ही सब बनता है, पगला कहीं के बोरा बनता है, रस्सी बनाने में यूज कर रहा है काहे लगी, यूज कर रहा है काहे लगी, यूज करेला वो कहला। उसके बाद देखिए, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा है तो हो सकता है पूछ देवे। इसके दौरान सरकार ने 1916 में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति किया। अब पूछेगा औद्योगिक आयोग क्या था, तो औद्योगिक आयोग औद्योगिक से जुड़ल था, जो कर घाटा, नाफा, लेन देन, ये सब चीज़ों की जांच करता था। और इसने अपना रिपोर्ट शायद 1918 में अपना पेश किया था, लेकिन ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि 1916 में इसका स्थापना हुआ था। पूछेगा कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब किया गया था, ऑप्शन में है तो 1916 होगा। ठीक, उसके बाद एक चीज और, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है, तो नया सवाल में 1921 में सरकार ने फिर एक काम किया, राजस्व आयोग की नियुक्ति किया, जिसके अध्यक्ष जो है वो किनको बनाया गया, हाँ, इब्राहिम रहमतुल्ला। अब ये आपके लिए मेरे नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने वाला नया में। क्वेश्चन बैंक से तो आता ही है, जो नया क्वेश्चन उठाएगा वो यही सब बचल है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये सब पूछ सकता है। फिर है 1924 में टीन उद्योग की शुरुआत हुआ, साथ ही साथ कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग, इन सबको 1924 के आसपास में शुरू किया गया। तो नए नए फैक्ट्री खुलते जा रहा है, एक एक करके देख रहे हैं, 1830 से लेके अब तक 24 में पहुंच गए हैं। 30 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना किया गया। ठीक, उसके बाद आगे चलिए, तो जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो वो हमारे लिए समझिए कि सोने पर सुहागा वाला बात था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन लड़ रहा था, तब ब्रिटेन के पूरा ध्यान कहाँ चला गया, युद्ध पर। तब उत्पादन उसका गिर गया, यहाँ भी और इंग्लैंड में भी। तब कौन पूर्ति करेगा, भारत में तो भारत करेगा, यहाँ तक कि विदेशों में भी पूर्ति करने का मौका मिला था। तो इस दौरान हमारे यहाँ के उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, बढ़ा, खूब विकसित किया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दुष्परिणाम ये पड़ा कि 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आ गया, विश्व आर्थिक मंदी 1929 से लेकर के 33 तक। और इस दौरान पूरे विश्व पर इसका कुप्रभाव पड़ा, व्यापार पर या जो भी चीज है हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा। तो भारत के उद्योग पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध एक तरह से हमारे लिए लाभकारी था। इस टाइम पे हमारे यहाँ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा, सबकी पूर्ति किए और आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोगों के पास आया आर्थिक मंदी, तो उस टाइम पे इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पूरे विश्व पड़ा था तो भारत पे भी पड़ा। ठीक, इस टाइम पे सामान के कीमत जो है गिर गया, डिमांड कम गया, तो जो उत्पादन हो था इसी पर बेकार हो रहा था, वो ऐसे पड़ा हुआ है, कोई उसको डिमांड नहीं है मार्केट में। डिमांड क्यों नहीं है, व्यक्ति के पास पूंजी नहीं तो डिमांड कहाँ से करेगा।
हमारे पैसे नहीं था, हम एसी के डिमांड कहाँ से करेंगे? पैसा रहेगा था ना। अब आए आर्थिक मंदी, इनकम ही नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे में उलझ के रह गया था। बाद में धीरे धीरे कैसे निकला गया। ठीक, तो उस टाइम पे बुरा प्रभाव पड़ा। फिर देखिए था यो कम अति करा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फिर हम लोगों को मौका मिला, 1939 से 45 गर्दा गर्दा कर दिए। फिर इस सब लड़े में पड़ल था जो लड़ों ने। फिर हमने के यहाँ उद्योग आगे बढ़ा, उत्पादन होने लगा, पूरा पूर्ति करने लगे अपने देश में भी और दूसरे देश में भी, यानी कि विश्व के बाजार में भी घुस गए। देखो भारतीय मिल मालिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाया और विदेशी मंडियों में भी जाके घुस गया। यानी कि अपने देश की तो पूर्ति कर ही रहा है, विदेशों के दे रहा है कि ले, टाटा कंपनी दे रहा है बना बना के, ले धर लोहा के जो सामान चाहो, गोली बंदूक जो चाहो, गाड़ी चाहो, धर 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 ले जो। ठीक, और कौन था? भारत के। तो द्वितीय विश्व युद्ध हमारे लिए एक तरह से फायदेमंद रहा है, नुकसानदेह भी रहा है और फायदेमंद। ज्यादातर हमने के तो फायदे पहुंचे हैं। इसी के बाद हमने आजाद हुए। आना तो गांधी जी चलाए चलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज छोड़े वाला है तो लगी था बा। अंग्रेज कितना क्रूर है जाने लावत 1857 के क्रांति पर तोप में बान बान के उड़ल है, ठीक ना। बहादुर शाह जफर के बेटा को आंख के सामने गोली मार दिया, तोप में बान बान के उड़ा दिया, नहीं पीछे हटा। आपको लग रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से पीछे हट जाता? उसका योगदान है लेकिन पूर्णतः योगदान नहीं है। हटाने में वो जो ब्रिटिश वापस गया उसका में सबसे बड़ा एक ये भी कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में वो लोग एकदम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गया था। उसको पता था कि इसको संभालना मेरे लिए मुश्किल है, तब बेइज्जत होकर जाने से अच्छा है कि हम इज्जत से चले जाएं। ठीक, और गया तो लड़ाई लगवा के गया, बंटवारा वाला वो हर जगह किया है, खाली हमने के देश में नहीं। जहां भी वो आजाद किया तो वहां लड़ाई लगा के गया है। कहीं काला गोरा के लड़ाई लगा के गया है तो कहीं बंटवारा करे। और जब भी वो बांटा है तो आधा इन्हें देता था, आधा इन्हें की लड़ी तरह आपस में। अंग्रेज जाए घड़ी भी नहीं छोड़ा है। ठीक, तो एक बहुत बड़ा ये चीज रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हम लोग को आजादी भी मिली, न तो शायद अभी तक हम लोग गुलामे रहते हैं। परिणाम 5 वही कल को जी पढ़ेंगे, लेट कल सुनिए ना, कल अगला क्लास हमको खत्म करना है। अब सुनो, उसके बाद देखिए ये सब हम आप लोगों को एक दिन ऑब्जेक्टिव कराए, इकोनॉमिक्स में आ गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा था कि इनमें से कौन सबसे पुराना बैंक है, सबका स्थापना लिखा हुआ है। ये स्थापना आप लोग याद कर लीजिए, और बुक में यहाँ 95 लिखल है, उसको 94 कर लीजिए इस वाला में खाली, बाकी सब सही है, ये वाला गलत है। हम पंजाब नेशनल बैंक के साइट पर जाकर देखें, उसका स्थापना 19 मई शायद है, 19 मई 1894 है, लेकिन बुक में 95 दिले है। नहीं, परीक्षा में हमको लगता है कि जहां तक है 94 ही वो पूछा है, और दे देगा तो तेरा याद ना रहेगा। 94 95 कर ले, हम तो ट्रिक बताएं, जहां डबल हुआ तो ऐसे करके ऐसे कर लो, 1994 95। अगर दोनों आए तो 94 करना, क्योंकि अब जेकर वेबसाइट है, जेकर बैंक है, वह जब 94 लिख ले है किताब। हाँ, एक चीज है कि तू किताब वाला टिक आउट किया है तो तू चैलेंज कर सकता है कि गलती तो रे, तूने किताब में 1895 दिया है, ये है। लेकिन जब वेबसाइट पर लिखा है कि हम 94 में गठन किए हैं तो 94 में हुआ। किताब में दे देगा कि एनजीआर कोचिंग की स्थापना 2025 में हुआ, तो हम 25 में मानेंगे। यूट्यूब पर ना 2025 से स्थापना कब किए हैं? 23 में। तो किताब के अनुसार तो तू लड़ सकता है, लेकिन ऐसे देखो तो कब हुआ है? कंपटेटिव में जाके फंस जाएगा। तू आज कर लिया याद जाके 95, और कंपटेटिव वाला में आएगा तुमको 94, वहां तो तुर किताब नहीं चलेगा। 10th में ना चलेगा, कंपटेटिव में नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है कि आज से सुधार कर। और ये देखें क्वेश्चन बैंक में जो गलती कर लेता है वहां सही देता है। किताब में तुमने पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन तो दिले 1920, लेकिन क्वेश्चन बैंक में जाकर देखना 1919 आया है। सोल्व भी इकोनॉमिक्स में करवाए हैं तूने के कि आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। कितना ऑप्शन में था? 1919। तो आप सही वाला याद रखिए, समझ गए। तो ये सब बैंक है जिसका देखो, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, और द बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में हुआ था। इस बैंकों की स्थापना से हुआ कि इन लोगों ने लोगों से पैसा अपने पास इकट्ठा किया, उद्योगपतियों को ऋण के रूप में दिया, जिससे औद्योगिक विकास हुआ। समझ गए? तो इसका योगदान रहा। अब है औद्योगिकरण के परिणाम 4-5 गो है, काम खत्म। पहला परिणाम नगरों का विकास हुआ। ठीक, औद्योगिकरण आने से कई सारे व्यापारिक केंद्र बन गए और फिर वो धीरे धीरे शहर में बदल गया। जिससे भारत में बात करो तो भारत में जैसे जमशेदपुर है, आज देखो पूरा पूरा शहर है। पहले वो एक जगह था, आज शहर है।
सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर, ये सब नया नया व्यापारिक केंद्र बना जो बाद में चल के बड़ा बड़ा शहर बन गया। उसी प्रकार तुमको ब्रिटेन में जाओ तो लंकाशायर है, मैनचेस्टर है, ये सब बड़ा बड़ा व्यापारिक केंद्र बना, उसका विकास हुआ। तो पहला परिणाम ये हुआ, अगर औद्योगिकरण के परिणाम आवे तो यही सब तुमको लिखना है, ठीक, ये विकास हुआ। उसके बाद कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। दूसरा परिणाम ये हुआ कि कुटीर उद्योगों का पतन, ठीक, क्योंकि बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां लगा उसके सामने ये छोटे टिक नहीं पाए, क्योंकि उनका सामान सस्ते में बढ़िया मिल जाता था और कुटीर उद्योग वाला क्वालिटी में भी उससे कम होता था और महंगा भी होता था, तो लोग उसके तरफ ज्यादा आकर्षित हुए और इस वजह से क्या हुआ, कुटीर उद्योग बंद पड़ गया, ठीक। उसके बाद साम्राज्यवाद के विकास हुआ। इनको सामान बेचने के लिए और सामान के पूर्ति के लिए जो कच्चा माल चाहिए था, उन दोनों के लिए जगह चाहिए था और उसका पूर्ति दूसरे दूसरे जगह से करना था। तो उन्होंने वहां पे अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। उपनिवेशवाद को जन्म दिया, साम्राज्यवाद को जन्म दिया औद्योगिकरण ने। देखा भाई लिंक कहाँ कर ली है कि साम्राज्यवाद समाजवाद में होना अंतर बतावा। समाजवाद में होता है कि सब कुछ सरकार के अंतर्गत होता है, हाँ, प्रत्येक चीज, सब वस्तु सेवा का उत्पादन सरकार के अंडर में होगा। साम्यवाद में सरकार नहीं रहता है, ठीक, नहीं, व्यक्तियों के हाथ में रहता है। असाम्यवाद न के बराबर समाजवाद है, ठीक। समाजवाद समझिए, साम्राज्यवाद होता है जैसे मान लो हमारे क्षेत्र, मान लो आजमापुरा में हमारा कब्जा है, तो ये हमारा साम्राज्य है, इसको फैला के जहां तक तो नजर जा रहा है पूरा कब्जा कर लिए, कनपुरा, बाला ठाकुर, रोनिया, नवतपुर सब कर लिए, तो क्या हो गया, साम्राज्यवाद। अपने क्षेत्र के विकास फैलाना, यानी अब कैसे फैलाएगा, दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करके, रबर थोड़े के लमड़ाएगा, दूसरे के क्षेत्र पर क्या करेगा, कब्जा। तो अपने क्षेत्र को फैलाने के लिए दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना साम्राज्यवाद कहलाता है, समझ गया। और जहां पे सब कुछ सरकार के अंडर में रहता है उसको हम समाजवाद कहते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पे तो साम्राज्यवाद के जन्म इसी के कारण हुआ। इससे क्या हुआ, जो कच्चा माल के आवश्यकता थी उसकी भी पूर्ति और बेचने के लिए जो मार्केट चाहिए था उसकी भी पूर्ति हुई, तो ये चीज हुआ। उसके बाद समाज में वर्ग विभाजन हुआ और एक नया वर्ग आया, बर्जुआ वर्ग। बर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। देखो, पूंजीपति अपना उद्योग लगाया, फायदा कमाते गया। अब उसमें होता था कि दो वर्ग बना, एक उद्योगपति यानी पूंजीपति वर्ग और दूसरा उसमें काम करने वाला मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग के हालात दयनीय थी क्योंकि उद्योगपति उसका शोषण करता था, ठीक, गरीब होते थे, बेहतर सुविधाएं नहीं होती थी। उद्योगपति अमीर से अमीर था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव होता है। कार्ल मार्क्स में हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर 2 में, ठीक, लेनिन को भी ले लो। एक और नया वर्ग आया था इसके कारण, और वो वर्ग था तुमको बर्जुआ वर्ग। एक ऐसा वर्ग जो ना तो एकदम अमीर था ना तो एक गरीब था। जिसे समझो, यहाँ पे मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक, तो इस फैक्ट्री को कौन लगाएगा, पूंजीपति वर्ग। और यहाँ के जो छोटे मोटे काम है वो कौन करेगा, मजदूर वर्ग। लेकिन इंजीनियर है वो किस में आ जाएगा, वो कहाँ आएगा, वो ना तो एकरा में शामिल है ना तो एकरा में, ना तो ओकर वेतन एकदम कम है ना तो एकदम ज्यादा है, दोनों से अलग है, तो वो किस में चला जाएगा, मध्यम वर्ग में। तो इस तरह से शिक्षक, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब एक नए वर्ग का जन्म हुआ। सर्वहारा वर्ग में सब, इसको सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इसको जेकरा में मजदूर और किसान आता है ना उसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। बर्जुआ वर्ग में मध्यम वर्ग के लोग जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब जो हो गया। तो ये एक नए वर्ग को जन्म दिया किसने, औद्योगिकरण ने। तू अपन आर्थिक स्थिति के अनुसार देख। ऐसे हमने के यहाँ तो इसमें तुमको कास्ट जो है वो तो जाति के नाम पर कास्ट बनता है, उसके अनुसार वर्ग बांटते हैं कि तू कौन में, जनरल में है कि बीसी में है कि का है, जो भी है। ऐसे तुम अपनी इनकम के अनुसार देखो, ठीक। तू ही तो लूटी थे, कोई के ना पता, लेकिन तू मध्यम वर्ग में है। हमने मुख्य रूप से मध्यम वर्ग में आते हैं। हालात इतनो खराब नहीं है कि खाने के लाले पड़ जाए, हम अपना कर रहे हैं, और इतना भी बढ़िया नहीं है कि हम माने कि 10 लाख 20 लाख कहीं लगा सकें। तो बीचों बीच में है मध्यम वर्ग, लेकिन पूर्णतः मध्यम वर्ग नहीं है। जैसे मान लो हमें ये बनाए, ये लाइन बनाए, ठीक, ये 3 लाइन है, इसके नीचे होगा एकदम खत्म,
यहाँ से मान लो यहाँ के बीच रखे हम मध्यम वर्ग, इसके ऊपर मजदूर वर्ग, तो एक यहाँ भी तो मध्यम वर्ग में होगा और एक यहाँ मध्यम वर्ग है, तो ये वाला तो एकदम अमीर के पास पहुंचल है ना। देखो यहाँ पे हम रखे एकदम निचला वर्ग, ठीक, समझो कैसे होता है एकरा में अंतर। ये हो गया तुमको मध्य वर्ग, ये हो गया तुमको ऊंचा। अब समझो यहाँ से यहाँ के बीच में जो है ये सब किस में आएगा, निचले में मान लो। अब तुमको यहाँ पे नीचे आएगा, एक इसके ऊपर रहेगा, इसे यहाँ पे सब है जो निचला में है। अब एक नीचे यहाँ है वो एकदम महागरीब होगा, और एक जो यहाँ है वो ओकरे जितना गरीब रहेगा, है वो गरीबे में, लेकिन वो कौन है, अमीर वाला गरीब है, एक कर तुलना में वो का है, अमीर है। अब एगो यहाँ हम है मान लो मध्यम वर्ग, आ एगो यहाँ पे है जेकर घर में 4 गो IAS IPS है, पूंजीपति वर्ग तो वो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा इनकम है, 1 लाख 2 लाख के कमा रहे हैं, हम 50,000 कमा रहे हैं मान लो, तो ये भी मध्यम वर्ग, ये भी मध्यम वर्ग, लेकिन ये कमजोर मध्यम वर्ग है और ये मजबूत एकदम पहुंचल है उच्च वर्ग के पास। अब एगो उच्च वर्ग यहाँ है आ एगो यहाँ है, दोनों एक के होगा, फर्क होगा ना जी। तो इस तरह से अंतर होता है। मध्यम वर्ग में भी कोई एक एकदम होता है कि एकदम नाम मात्र के होता है, तो हम लोग जो मध्यम वर्ग है वो नाम मात्र के हैं, ना तो हमारे पास 4 व्हीलर, न AC, न बढ़िया घर, बस खाने पीने के रहने के लिए छत है, बाइक है। तो मध्यम वर्ग में निम्न मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग में नहीं आते हैं हम लोग, निम्न में आते हैं, नीचे में, समझ गए। अब आगे देखिए, ये 2 टॉपिक और है, बस खत्म हो गया आप लोगों का। के करवा लही मैं थोड़ा सर तूनी टॉपिक के छे रही बाहर से। फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, एक ऐसे मजदूर का जन्म हुआ जो कहाँ काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों में, और उद्योगपति उनका पूरा शोषण करता था। इसी के साथ श्रम पद्धति का जन्म हुआ, इसको अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। श्रम पद्धति में क्या होता था कि शहर में एक ही रूम में 10 गो 12 गो ठूस ठूस के रहता है सब, समझ गया, मजबूरी में, कहा कि बचते नहीं कि तू फ्लैट लेकर रहेगा, 100 रुपया कमाइए रहा है, 5,000 का तू फ्लैट लेगा, तो एक के में ठूस ठूस के पैसा बचाने के लिए रहता था। पूरा गंदगी से भरा हुआ, मुंबई में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, ठीक, वो मोहल्ला के कुछ तो नमो है। देख आजकल भूले के बीमारी हमारा बड़ा हो गया है, नाम बड़ा बढ़िया है ओकर, हाँ ढूंढो तो नम्मा, अरे हाँ धारावी नाम है, छोड़ दीजिए सर जी, ए सर जी धारावी नाम है। धारावी स्लम जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। कभी गूगल पे सर्च करना, देखना धारावी, थोड़ा लगे कि मुंह में जाएंगे तो कुला के मर जाएंगे, इतना पता कोलिया पूरा कचरा से भरा, बारिश होगा ना तो पूरा पानी घर में, इतना छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा घर है, पंखा ठेक रहा है माथा में, ये छोटा छोटा रूम, खोली, उसको रूम नहीं, उसको खोली कहता है, एकदम छोटा छोटा, मतलब एक में समझो कि 2 रूम बना लेगा वो, समझ गया, इस तरह से। तो वो स्लम पद्धति का जन्म भी औद्योगिकरण के कारण हुआ, मजदूर लोग यहाँ से काम करने वहां गए, अभी वेतन तो इतना मिलता नहीं था कि अलग अलग फ्लैट में रहे, तो पैसे की बचत करने के लिए एक ही रूम में 10 गो 12 गो ठूस ठूस के रहते थे। अब उनके साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, फैक्ट्री वाला सब उसने बिल्डिंगों बनाता था कि एक में सबको ठूस के हम मजदूर के रखे, और वहां से इसका जन्म हुआ स्लम पद्धति का। स्लम पद्धति के और क्या फायदे नुकसान थे वो हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही था, अभी बैठिए, क्लास छुट्टी नहीं हुआ है, और बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। हाँ महानगर में होता है। तुमको सचिवालय हॉल्ट कोई क्या चीज का एग्जाम्पल है, सचिवालय हॉल्ट गया है, उसको खुशबू नगर नाम है, खुशबू नगर हॉल्ट, सचिवालय हॉल्ट जंक्शन के बीच ट्रेन रोक देता है, वहां सब ऐसी झोपड़ी से बना के गंदगी, तो वो स्लम का एक उदाहरण है। स्लम हमेशा तुमको शहर में मिलेगा, कहीं एक तरफ, समझ गया। हाँ गांव में ना, गांव में तो लोग शहर से ज्यादा साफ सफाई में रहता है। तो आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही था। अगले क्लास में जो मजदूर है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और चैप्टर आपका खत्म होगा।